कहानी की शुरुआत होती है साल 2079 में, जहां हम अपने हीरो स्नो को देखते हैं, जो पहले CIA का एक एजेंट हुआ करता था। इस वक्त अमेरिका की एक हाई सिक्योरिटी जेल में सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर स्कॉट लैंगरल उससे पूछताछ कर रहा था। लैंगरल बार बार पूछ रहा था कि न्यूयॉर्क के उस कमरे में कर्नल के साथ क्या हुआ था, लेकिन हर सवाल के जवाब में स्नो कोई मजाक कर देता और हर एक मजाक की कीमत उसे जोरदार मुक्के खाकर चुकानी पड़ रही थी। अब कहानी समय में थोड़ा पीछे गई। यहाँ स्नो एक सस्ते से मोटेल के कमरे में था, जहाँ एक अनजान आदमी उसका गला दबा रहा था। मगर स्नो हार मानने वालों में से नहीं है, इसीलिए वो भी डटकर मुकाबला कर रहा था। तभी वो आदमी उसे जोर से टेबल पर पटकने लगा और तभी स्नो के फोन पर एक कॉल आई जो उसके दोस्त मेस की थी। अब स्नो ने अपने सर से हमला करके उस आदमी को अपने ऊपर से हटा दिया और फिर तुरंत पलटकर वापस लड़ने लगा। दोनों ने लड़ते हुए कमरे में पूरी तरह तोड़ फोड़ मचा रखी थी। आखिरकार स्नो ने किसी तरह बंदूक छीनकर दुश्मन को गोली मार दी, जिसके बाद वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, जहां उसके साथ 2 और लाशें पड़ी थी। आखिरकार स्नो ने फोन उठाया। मेस ने टेंशन भरी आवाज में बताया कि तुझे चारों तरफ से घेर लिया गया है, जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा तुझे। स्नो घुटनों के बल बैठकर कर्नल के पास गया। कर्नल ने अपना लाइटर उसके हाथ में दिया और कहा कि वो उनके हाथ नहीं लगना चाहिए। स्नो ने पास में पड़े ब्रीफकेस की तरफ देखा और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर उसी पल कर्नल ने दम तोड़ दिया। अब स्नो ब्रीफकेस को उठाने ही वाला था कि बाहर सायरन की आवाज ने बता दिया कि पुलिस आ चुकी है। स्नो ने गद्दे का इस्तेमाल करके पुलिस वालों को चकमा दिया, उन्हें जोर से मारा और कमरे से निकलकर सीधा छत पर जा पहुंचा, जहां उसके पास कूदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरा और ब्रीफकेस भी उसके पास ही था। उसने तुरंत ब्रीफकेस उठाया और भागना शुरू कर दिया, क्योंकि पुलिस उसके पीछे पड़ चुकी थी। तभी उसे एक बाइक दिखी और बिना 1 सेकंड लगाए उसने वो चुरा ली। अब वो हाईवे पर फुल स्पीड में बाइक दौड़ा रहा था। इसी बीच उसे मेस का कॉल आया। उसने स्नो को सबवे पर मिलने को कहा और साथ ही फोन को तुरंत फेंक देने को कहा, क्योंकि पुलिस वाले उसे ट्रैक कर रहे थे। स्नो ने बिना देर किए फोन को गिरा दिया और उसी वक्त उसका पीछा कर रहा हेलीकॉप्टर अचानक धमाके से फट गया। फिर जैसे ही सबवे स्टेशन नजर आया, स्नो बाइक को सीधा अंदर ले गया और रेलवे ट्रैक पर गिरने से पहले वो बाइक से कूद गया। फिर वो दौड़ता हुआ स्टेशन के अंदर से गुजरा और प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर पहुंच गया, बिल्कुल उसी वक्त जब ट्रेन निकलने वाली थी। दरवाजे बंद होने से 1 सेकंड पहले उसने ब्रीफकेस को अंदर फेंक दिया, जिसे ऐन वक्त पर मेस ने पकड़ लिया, लेकिन तभी पुलिस पीछे से आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब कहानी वापस आज के समय पर आई, यानी जब स्नो जेल में था। लैंगरल ने उसे बताया कि कर्नल को निगरानी में रखा गया था, क्योंकि वो स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट बेच रहा था। लेकिन यहीं स्नो का मानना था कि कर्नल तो उन सीक्रेट्स को बचा रहा था, मगर लैंगरल तो मन में सोच चुका था कि कर्नल को स्नो ने ही मारा है। जब स्नो ने इससे मना किया, तब लैंगरल ने मोटेल रूम का एक छोटा सा क्लिप दिखाया, जिसमें स्नो कर्नल के पीछे खड़ा बंदूक चला रहा था और कर्नल जमीन पर गिर गया। स्नो ने कहा कि सच ये नहीं है, पर लैंगरल अपनी आंखों से देखी चीज को कैसे झुकलाता। सवाल बढ़ते रहे, पर स्नो ने एक का भी जवाब नहीं दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक नया ऑफिसर अंदर आया, जिसका नाम था हैरी शॉ। शॉ ने अब लैंगरल की जगह लेते हुए कहा कि आगे मैं संभालता हूँ। तब स्नो शॉ से कहने लगा कि मुझे एक चीज चाहिए जो मैंने आखिरी बार ट्रेन में देखी थी। दोबारा एक फ्लैशबैक शुरू हुआ और हम देखते हैं कि मेस ट्रेन से उतरा और सीधा स्टेशन के लॉकर्स की तरफ गया, जहां उसने ब्रीफकेस को छुपा दिया। लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। एक पुलिस वाले ने लॉकर पर लगी हुई की चेन देख ली, जो मेस गलती से वहीं पर छोड़ गया था। मेस घबराकर वहां से निकलने लगा, लेकिन जल्दी में वो एक आदमी से टकरा गया। इस टक्कर से उसकी बंदूक हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई और अचानक से गोली चल गई, जो सीधा जाकर एक पुलिस वाले को लगी, जिसके बाद दूसरे ऑफिसर ने बिना देरी किए मेस को गोली मार दी और उसे पकड़ लिया। अब इंटेरोगेशन रूम में शॉ ने स्नो से पूछा कि उसका बैकअप साथी कौन था। स्नो ने जोर से कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम सीधा जाके अपने बॉस को बता दोगे। लेकिन इसके साथ साथ उसने टेबल पर पड़ी सिगरेट की राख से चुपके से मेस का नाम लिख दिया। अब शॉ पूरी बात समझ चुका था। उसने बिना ज्यादा दिखाए राख को साफ कर दिया और पूछताछ वहीं पर खत्म कर दी। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की बेटी एमिली को देखते हैं। वो इस वक्त एक स्पेसशिप में कहीं जा रही थी। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड हॉक और उसकी दोस्त कैथरीन भी थे। कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ सफर कर रहे थे।
जिनमें जेल का वार्डन बार्न्स भी शामिल था। ये लोग MS-1 नाम की एक हाई सिक्योरिटी स्पेस जेल में जा रहे थे, जहां पर लगभग 500 कैदियों को रखा गया था और आज तक कोई बाहर नहीं निकला वहां से। बार्न्स ने बताया कि जब ये जेल पूरी तरह खुल जाएगी तो यहाँ पर 5 लाख अपराधियों को रखा जाएगा। बार्न्स ने समझाया कि MS-1 दुनिया की इकलौती ऐसी जेल है जहां आज तक ना तो मारपीट हुई है और ना दंगे, क्योंकि यहाँ पर कैदियों को खास टेक्नोलॉजी की मदद से सुला दिया जाता है। यही बात एमिली को परेशान कर रही थी। असल में रिपोर्ट आई थी कि स्टेटस नाम की इस टेक्नोलॉजी का लोगों के दिमाग पर असर पड़ता है, वो अपनी यादें तक भूलने लगते हैं। लेकिन बार्न्स ने कहा कि ये प्रेस वाले कुछ भी छापते रहते हैं मैम। उसने ये भी बताया कि जेल का डिफेंस सिस्टम बहुत आधुनिक हथियारों से लैस है। अब ये लोग आखिरकार अंदर पहुंच ही गए। मामूली सिक्योरिटी प्रोसीजर से गुजरने के बाद वो एलिवेटर से तीसरे फ्लोर पर गए। एमिली ने बार्न्स से पूछा कि क्या इस जेल का असली मकसद ये देखना है कि इंसान जब ज्यादा समय तक स्पेस में रहते हैं तो क्या होता है उनके साथ, जिस पर बार्न्स ने कहा कि मैम ये जेल मैंने नहीं बनाई, मैं बस यहाँ काम करता हूँ, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता कुछ। फिर बार्न्स उन्हें वो कैदी दिखाने ले गया जो अपने स्टैसिस कैप्सूल में गहरी नींद में सो रहे थे। उसने बताया कि उनके लिए एक इंटरव्यू रूम तैयार किया गया है, लेकिन वहाँ पर हथियारों की इजाजत नहीं है। खैर हॉक ने फिर भी अपनी बंदूक पैंट के नीचे छुपा कर रखी। अब हम वापस से अर्थ पर स्नो को देखते हैं, जो अभी भी उस जेल के अंदर बंद है। लैंग्रल उससे मिलने आया और बताया कि तुम्हें MS-1 जेल भेजने की सजा सुनाई जा चुकी है। थोड़ी देर बाद उसे एक दूसरे कमरे में घसीट कर ले जाया गया, जहां पर उसे कोई इंजेक्शन लगाया जाने वाला था। इसी बीच MS-1 में एमिली की मुलाकात एक पागल और खूंखार कैदी हाइडेल से करवाई गई। एमिली ने उससे कुछ सवाल करने की कोशिश की, लेकिन हाइडेल उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। हॉक को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और कैदी को कंट्रोल करने के लिए उसने उसका सर टेबल पर जोर से दबा दिया, लेकिन हाइडेल ने इस मौके का फायदा उठाया और हॉक की छुपी हुई बंदूक चुरा ली। हॉक को धक्का देकर उसने दीवार के एक हिस्से पर गोली चला दी, जिससे वहां पर एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस धमाके से कमरे में मौजूद सब लोग हिल गए और हॉक बेहोश हो गया, मगर हाइडेल जरा सा भी नहीं घबराया। उसने अपने पैरों की जंजीरों पर गोली चलाकर खुद को आजाद किया और सीधा एमिली के पीछे भागा, जो पहले ही कमरे से भागने की कोशिश कर रही थी। हाइडेल ने उसके पैर में गोली मार दी, लेकिन एमिली ने बीच में दरवाजा बंद कर दिया और किसी तरह वहां से बच निकली। फिर हम स्पेस पुलिस के एक शिप को देखते हैं, जहां पर अलार्म बजने लगे थे और उन्हें MS-1 में लगी हुई आग की चेतावनी मिल चुकी थी। उधर एमिली कंट्रोल रूम में घुसी और एक साइंटिस्ट को छुपने को कहा और फिर वो खुद भी छुप गई, मगर जल्द ही हाइडेल भी उस कंट्रोल रूम में घुस आया। उसने अपनी बंदूक साइंटिस्ट पर तान दी और गुस्से में पूछा कि एमिली कहाँ है। साइंटिस्ट बहुत कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई जवाब न मिलने पर हाइडेल और भी भड़क गया। उसने साइंटिस्ट को जोर से धक्का दिया, जिससे वो कंट्रोल पैनल्स के बटन्स पर जा गिरा और गलती से कंट्रोल रूम एक्टिवेट हो गया। जैसे ही हाइडेल को समझ में आया कि क्या हुआ है, उसने तुरंत साइंटिस्ट को पकड़ लिया और उसे मजबूर किया कि सारे कैदियों को उनके कैप्सूल से आजाद कर दे। फिर जैसे ही काम खत्म हुआ, हाइडेल ने बिना हिचकिचाए उसे गोली मार दी। फिर वो ड्रामा करते हुए रूम से निकलने का नाटक करने लगा, लेकिन कुछ ही पलों बाद एमिली के सामने आ खड़ा हुआ। अब पूरी जेल में अफरा तफरी मच चुकी थी। जो कैदी अभी तक सो रहे थे वो अब आजाद होकर हर तरफ तोड़ फोड़ और दंगे करने लगे। वहीं एक कैप्सूल में हाइडेल का भाई एलेक्स भी था। जब गार्ड्स उसके पास से गुजरे तो उसने सोने का नाटक किया। जैसे ही गार्ड्स आगे बढ़े, वो अचानक पीछे से उन पर टूट पड़ा, उन्हें बेहोश किया और उनके हथियार चुरा लिए। इसी बीच इंटेरोगेशन रूम में हॉक होश में आ गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है, इसीलिए उसने तुरंत लैंग्रल को मैसेज भेजा। उधर कंट्रोल रूम में हाइडेल ने एमिली को पकड़ लिया था। उसने एमिली को टेबल पर जोर से दबाया। वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी एलेक्स वहां पहुंच गया, जो कैदियों के एक छोटे से ग्रुप का लीडर बन चुका था। उसने हाइडेल को रोका और कहा कि हमें पुलिस का सामना करना है, उसके लिए हमें हॉस्टेज चाहिए होंगे, हम इस लड़की को ढाल बना सकते हैं। उसी वक्त पुलिस ने कैदियों से संपर्क करने की कोशिश की। तभी एलेक्स ने स्क्रीन पर पुलिस स्पेसशिप्स को अपनी तरफ आते हुए देखा और वो समझ गया कि उन्हें घेर लिया गया है। अब हाइडेल ने एक और साइंटिस्ट को पकड़कर सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट करने को कहा, मगर साइंटिस्ट ने डर के मारे बड़ा सा रेड बटन दबा दिया, जिससे उस आधुनिक जेल के हथियार एक्टिवेट हो गए और उसने पुलिस की शिप्स पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान लैंग्रल और शॉ व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट से मिलने गए और उन्हें MS-1 के हालात बताए।
प्रेसिडेंट अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान था, लेकिन एमिली के शरीर में लगी हुई एक चिप की वजह से उसे पता है कि अभी तो वो जिंदा है। वो डिवाइस हर वक्त एमिली के शरीर को ट्रैक करता है। अब लैंग्रेल वहाँ पर सीधा स्पेशल फोर्सेस को भेजना चाहता था, लेकिन शॉ ने कहा कि पहले थोड़ा सोच लेते हैं। उसने समझाया कि अगर फौजियों को भेजा गया तो एमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। फिर उसने एक दूसरा प्लान बताया जिसमें सिर्फ एक आदमी ये काम कर सकता है। उसका सीधा इशारा स्नो की तरफ था, लेकिन जब उससे पूछा गया कि प्रेसिडेंट की बेटी को बचाने में मदद करोगे तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। लेकिन जैसे ही शॉ ने बातों बातों में बताया कि मेस भी उसी जेल में है तो स्नो का फैसला बदल गया। अब उसने लड़की को बचाने के लिए हाँ कर दी। फिर शॉ ने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कर्नल का लाइटर वापस उसे दे दिया। उधर MS-1 जेल में सभी बंदियों को एक ही कमरे में बंद कर दिया गया था और अपराधियों ने उनकी ID भी ले ली। एमिली को ठंड लग रही थी तो कैथरीन ने पास में लटका हुआ लैब कोट उसे पहनने के लिए दे दिया। वहीं धरती पर स्नो, लैंग्रेल और शॉ एक स्पेसशिप में बैठकर प्लान डिस्कस कर रहे थे। स्नो को टेलीमेंट्री नाम के उस डिवाइस के बारे में बताया गया जो लड़की के शरीर में फिट है, और उस जेल के 5वें माले पर मौजूद एक एस्केप पॉड के बारे में भी, जिसकी मदद से उसे लड़की को वापस लाना है। फिर उसे जेल का नक्शा भी दिया गया ताकि वो पॉड तक पहुंच सके। इसके साथ ही मिशन में इस्तेमाल करने के लिए कुछ बम भी दिए गए। वहीं MS-1 जेल में एलेक्स का हाथ एक लड़ाई के दौरान जख्मी हो गया था, इसीलिए उसने डॉक्टर बुलाने को कहा। उसका एक आदमी बंदियों के कमरे में गया जहां एमिली के पैर पर कैथरीन बैंडेज बांध रही थी। एमिली ने लैब कोट पहना हुआ था तो उस आदमी को लगा कि वो डॉक्टर है। अब वो उसे पकड़कर सीधा एलेक्स के पास ले गया। एमिली ने भी हालात को समझते हुए साथ देने का नाटक किया और वो यूं ही एलेक्स का इलाज करने लगी। उधर स्नो, लैंग्रेल और शॉ LOPD स्पेसशिप तक पहुंच गए थे और अब लैंग्रेल ने कमांड संभाली। फिर एक ऑफिसर ने उसे बताया कि एलेक्स ने नेगोशिएटर की डिमांड की है। लैंग्रेल ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन एलेक्स ने कॉल काट दिया। मगर उन लोगों ने स्क्रीन पर एमिली को एलेक्स के पास खड़े हुए देख लिया था, और क्योंकि एलेक्स ने उसके नाम या पहचान के बारे में बात भी नहीं की तो स्नो ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि प्रेसिडेंट की बेटी है ये, वो इसे आम लड़की समझ रहे हैं। तभी अचानक एलेक्स उनकी स्क्रीन पर दोबारा दिखाई दिया। उसने ठंडे अंदाज में कहा कि मैं एक छोटा सा नमूना दिखाने वाला हूँ। फिर उसने बांस को पकड़ा और सीधा स्पेस में बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। साथ ही एलेक्स ने उन्हें चेतावनी दी कि 1 घंटे बाद एक और शो होगा। ये फैसला लिया गया कि लैंग्रेल कैदियों से बातचीत करने की कोशिश करेगा, जबकि शॉ और स्नो मिशन को जारी रखेंगे। इसी दौरान एक पुलिस वाले को MS-1 पर नेगोशिएटर बनाकर भेजा गया। उसने एलेक्स से अकेले में बात की और समझाया कि अगर वो कम से कम एक बंदी को आजाद कर दे तो आपस में थोड़ा भरोसा बढ़ेगा, बातचीत कहीं जा सकती है। तब एलेक्स इसके लिए मान गया और ऑफिसर ने कहा कि एक जख्मी औरत को रिहा करना सबसे सही रहेगा। इस पर एलेक्स ने तुरंत एमिली का नाम लिया, लेकिन हाइडेल को वो पसंद थी। वो नहीं चाहता था उसे आजाद करना। अब क्योंकि जख्मी औरत को आजाद करना है तो उसने कैथरीन को तुरंत गोली मार दी ताकि उसे ही भेजा जा सके, लेकिन वो वहीं पर मर गई। उसी वक्त स्नो को जहाज पर चढ़ने का मौका मिल गया, लेकिन एक कैदी ने उसे देख लिया और तुरंत एलेक्स को चेतावनी दे दी कि ये सब एक चाल हो सकती है। तब एलेक्स ने बिना सोचे समझे नेगोशिएटर को गोली मार दी और अपने भाई को ऑर्डर दिया कि जो आदमी जहाज में घुसा है उसे ढूंढ कर खत्म कर दो। इधर शॉ रास्ता बता रहा था और स्नो उसकी बात मानते हुए शिप के अंदर घुस गया। अब एलेक्स को एक डिजिटल न्यूज़पेपर मिला जिसमें एमिली की असली पहचान देखकर उसके होश उड़ गए। अब उसे पता चला कि वो प्रेसिडेंट की बेटी है। उस वक्त एमिली हॉक के साथ एलिवेटर में थी और एक कैदी उन्हें वापस हॉस्टेज रूम में ले जा रहा था। अचानक एमिली ने दीवार पर लगा फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और सीधा उस कैदी के चेहरे पर चला दिया। हॉक ने इसी मौके का फायदा उठाकर कैदी पर हमला किया, लेकिन जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला सामने स्नो खड़ा था। कैदी ने स्नो को जोर से मुक्का मारा, उसे एलिवेटर से बाहर फेंका और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उसका गला पकड़कर दीवार पर पटक दिया। फिर स्नो ने तुरंत कुछ बॉम्ब्स उस आदमी के गले के आसपास लगा दिए और एक जबरदस्त धमाका कर दिया। तभी एमिली वापस आई और उसने फायर एक्सटिंग्विशर से स्नो पर भी हमला कर दिया, ये सोचकर कि वो भी दुश्मन है। फिर वो हॉक के साथ भागकर एक सुरक्षित बंद कमरे में घुस गई। जैसे ही वो कमरा बंद हुआ, एमिली के टेलीमेंट्री डिवाइस पर नाइट्रोजन अलर्ट आ गया। कमरे के बाहर स्नो, लैंग्रेल और शॉ को बता रहा था कि क्या हुआ है, लेकिन तभी एलिवेटर से एलेक्स और उसके आदमी बाहर निकल आए, जिस वजह से स्नो को छुपना पड़ा। आखिरकार उन्होंने वो कमरा ढूंढ लिया जहां एमिली छुपी हुई थी। अब एलेक्स ने अपने आदमियों से कहा कि 2 इंजीनियरों को पकड़ के लाओ, अभी निकालते हैं इस लौंडिया को।
वहीं स्नो शिप में छुपते छुपाते घूम रहा था और एक कंप्यूटर तक पहुंच गया। वहां उसने मेस की लोकेशन को सर्च किया। उसे एमिली के ऑक्सीजन प्रॉब्लम के बारे में भी पता चला, लेकिन कमरा बंद होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उधर बंद कमरे के बाहर 2 इंजीनियर आ गए। तब एलेक्स ने एक को गोली मार दी ताकि दूसरा प्यार से बात मान जाए, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इसी बीच स्नो शिप के एसी डक्ट के अंदर रेंग रहा था, मगर वो ये नहीं जानता था कि एक कैदी उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वो जहाज के टोर्सियन सिस्टम तक पहुंच गया, जो जहाज में पृथ्वी की तरह ग्रेविटी बनाता है। अब जैसे ही वो आगे फिसले तो कैदी उस पर टूट पड़ा। फिर दोनों हवा में तैरते हुए लड़ने लगे। स्नो ने उसे जोर से धक्का दिया और एग्जिट के एज को पकड़ लिया, लेकिन कैदी ने उसकी टांग पकड़ ली। वहीं कंट्रोल रूम में बैठा हाइडेल ये सब कैमरा पर देख रहा था। उसने तुरंत कंट्रोल्स पर गोली चलाकर टोर्सियन सिस्टम बंद कर दिया। अब ग्रेविटी खत्म होते ही स्नो के लिए लटकना मुश्किल हो गया। फिर उसने कैदी को गोली मारकर हटा दिया, लेकिन अचानक रस्सी टूट गई और वो सीधा नीचे गिरने लगा। पर तभी शॉ के लोगों ने टोर्सियन सिस्टम वापस से एक्टिवेट कर दिया और स्नो बिल्कुल प्लान के मुताबिक फिसलता हुआ बाहर निकल गया। उधर सिक्योर रूम के अंदर एमिली और हॉक बाहर की आवाजें सुन रहे थे, जहां लोग दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जो इंजीनियर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था वो नाकामयाब हो गया। अब जैसे ही नए इंजीनियर को उसकी जगह पर बुलाया गया, एलेक्स ने बिना हिचकिचाए पहले वाले को गोली मार दी। खैर अंदर ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। हालात इतने खराब हो चुके थे कि हॉक ने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि बची हुई ऑक्सीजन एमिली को ज्यादा देर तक मिल जाए। उधर स्नो अभी भी शाफ्ट्स के जरिए रेंग रहा था। आखिरकार उसे वो कमरा मिल गया और उसने शाफ्ट का ढक्कन ब्लास्ट करके एंट्री मारी। जब उसने एमिली को देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन शॉ के पास एक मेडिकल किट थी। एक डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस मानते हुए वो जैसे तैसे एमिली को वापस होश में ले आया। होश में आते ही एमिली चौंक गई और उसने स्नो को जोर से धक्का दे दिया। तब स्नो ने शांत होकर कहा कि वो उसकी मदद के लिए आया है। फिर वो उसे शाफ्ट के जरिए बाहर ले गया, लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स और उसके आदमियों के लिए एक बम छोड़ गया। जैसे ही वो लोग कमरे में घुसे तो वहाँ जोरदार धमाका हुआ। पता नहीं कैसे एमिली और स्नो को गाइड कर रहे शॉ की आवाज अब सभी कैदियों को भी सुनाई दे रही थी। फिर एलेक्स ने एक कम्युनिकेटर ऑफिसर को अपने पास बुलाया। एलेक्स ने उससे कहा कि सिग्नल काट दे वरना तेरी गर्दन काटूंगा मैं। अब शॉ की गाइडेंस के बिना स्नो और एमिली गलत तरफ मुड़ गए और अब वो छत को तोड़ते हुए एक अनजान कमरे में जा गिरे। फिर भी वो रुके नहीं, जल्द ही एक मेडिकल कमरे में पहुंचे। वहां स्नो ने एमिली के जख्मों का इलाज किया और साथ ही उसे बताया कि तुम्हारे पापा प्रेसिडेंट ने मुझे भेजा है। तब एमिली ने पूछा कि बाकी लोगों का क्या, उन्हें भी तो पकड़ा हुआ है। तब स्नो ने सीधा जवाब दिया कि मैं सिर्फ तुम्हें बचाने आया हूँ, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है। जब एमिली नहीं मानी तो स्नो ने उसे नक्शा और बंदूक देकर कहा कि इतनी चिंता हो रही है ना सबकी, तो जाके बचा ले। लेकिन एमिली को यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ पे। तभी शिप की हर स्क्रीन पर एलेक्स का मैसेज आया। उसने एमिली की आईडी की फोटो दिखाई और सबको ऑर्डर दिया कि अगर वो दिखे तो उसे पकड़ ले। ये देखकर स्नो को उस पर तरस आ गया और उसने कहा कि इतना मत सोचो, मेरे साथ रहो। इसके बाद दोनों एक स्टोर रूम में घुसे। यहाँ स्नो ने एमिली को कैदियों की यूनिफॉर्म दी और जबरदस्ती उसके बाल काट कर डाई कर दिए ताकि वो उसकी पहचान को छुपा सके। साथ ही उसने एमिली को एक टोपी दी और फिर अचानक से उसके चेहरे पर एक मुक्का मार दिया ताकि एक और निशान बन जाए, बिल्कुल भी पहचान में ना आए। उधर पुलिस वालों के जहाज में लैंगरल एलेक्स से बात कर रहा था। तब एलेक्स ने खुलकर कह दिया कि मैं जानता हूँ एमिली कौन है। अगर तुमने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो बहुत नुकसान होगा तुम्हारा। कुछ घंटों बाद प्रेसिडेंट भी वहां पर पहुंच गया। अब स्नो ने भी कैदियों की यूनिफॉर्म पहन ली थी। इसके बाद वो एमिली को लेकर मेन कंटेनमेंट एरिया में गया। शुरुआत में तो वो भीड़ में ऐसा घुले कि किसी को शक ही नहीं हुआ, लेकिन आगे एक जगह जाकर पासवर्ड चाहिए था, जो सीधी सी बात है उन्हें नहीं पता था। तब स्नो ने हालात संभालने के लिए कैदी को जोर से मारा और भागने लगा। ये देखकर बाकी कैदी उसके पीछे दौड़ पड़े। इधर स्नो फायरिंग करता हुआ भाग रहा था, लेकिन एमिली एक फंसे हुए दरवाजे में अटक गई। तब स्नो ने उसे कहा कि बंदूक को तुम संभालो, जब तक वो खुद दरवाजे को जोर लगाकर खोलने की कोशिश करने लगा। वहीं दरवाजे की दूसरी तरफ मेस मौजूद था। अब वो तीनों एक और कमरे में घुस गए और उसे बंद कर दिया। स्नो ने मेस को गले लगाया, लेकिन मेस बस बेकार बातें दोहरा रहा था। तब एमिली ने बताया कि ये इतने दिन से सोया हुआ था तो इसकी याददाश्त पर असर हुआ है।
जब मेस से ब्रीफकेस के बारे में पूछा गया तो वो फिर से अजीबोगरीब बातें बोलने लगा। तभी उन्होंने सुना कि एलेक्स और उसके लोग एक खास औजार से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद वो तीनों तुरंत वहां से भाग निकले। अब एलेक्स को लगा कि वो उन तक पहुंच ही गया है, लेकिन जहां से आवाज आ रही थी वहां सिर्फ एक अलार्म मिला जो स्नो ने उन्हें भटकाने के लिए छोड़ा था। मगर इस सब के बीच MS-1 जहाज कंट्रोल खोने लगा और सीधा जाकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा गया। अब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। टकराव की वजह से स्पेसशिप के हल में गड़बड़ी हो गई और मेस बाकी सबसे अलग हो गया। स्नो ने उसे पैनिक बटन दबाने के लिए कहा, लेकिन मेस उसकी बात को समझ ही नहीं पा रहा था। इसलिए स्नो दरवाजा खोलने के लिए कुछ ढूंढने निकल गया। एमिली ने तब तक मेस के मुंह से और भी बिना सिर पैर की बातें सुनी, लेकिन जब स्नो वापस आया तो पता चला कि दरवाजा खोलना तो नामुमकिन है और मेस ठंड में जमकर मर चुका था। वहीं दूसरी ओर पुलिस के जहाज में लैंग्रल को बताया गया कि MS-1 लगभग 6 घंटे के अंदर धरती से टकरा जाएगा। इसीलिए उसने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक प्लान के साथ कॉल करने का फैसला किया। इसी बीच स्नो और एमिली आखिरकार पॉड रूम तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट शिप्स उनकी तरफ आ रही हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए नहीं। जो पॉड उन्हें मिला था उसमें सिर्फ एक ही सीट थी, तो स्नो ने एमिली से झूठ कह दिया कि मेरे पास दूसरा पॉड है ना, मैं उसकी मदद से आता हूँ। फिर पॉड लॉन्च हो गया, लेकिन कुछ ही पलों बाद एमिली स्नो के पीछे खड़ी नजर आई। वो जानती थी कि जब तक वो जहाज पर रहेगी उसके पिता हमले की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वो अभी भी मासूम लोगों को बचाना चाहती थी। वहीं स्नो मदद तो नहीं करना चाहता था, लेकिन एमिली ने झूठ बोलकर उसका मन बदल दिया कि मेस ने मुझे मरने से पहले ब्रीफकेस की लोकेशन बता दी थी। तभी हाइडेल शिप की स्क्रीन पर आया और उसने धमकी दी कि अगर एमिली ने अपनी लोकेशन नहीं बताई तो वो हर 3 सेकंड में एक हॉस्टेज को मार देगा। तब एमिली ने मजबूर होकर अपनी लोकेशन दे ही दी, लेकिन हाइडेल ने फिर भी सभी मासूम लोगों को मार डाला। फिर स्नो ने उसे खींचकर एलिवेटर में डाला ताकि यहाँ से निकल सके, और तब एमिली ने सच बताया कि उसे ब्रीफकेस की लोकेशन नहीं पता। अब एलिवेटर फ्लोर्स के बीच में अटक गई थी, तो स्नो ने जोर लगाकर दरवाजे खोले। फिर दोनों एक कमरे में कूद गए जहां उन्हें सबूत मिले कि कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन तभी एलेक्स और उसके आदमी वहां पहुंच गए। स्नो ने बचने की कोशिश की, लेकिन एक गोली ने उसे शाफ्ट्स में गिरा दिया। इसके बाद एलेक्स एमिली को वापस कंट्रोल रूम में ले गया। उधर शाफ्ट में जब स्नो को होश आया तब शॉ ने एक प्राइवेट लाइन की मदद से उससे बात की। शॉ ने सबसे पहले मेस के बारे में पूछा और फिर बताया कि यहाँ से निकलना कैसे है। उधर कंट्रोल रूम में एलेक्स लैंग्रल से बात कर रहा था, जो उसे हमले की धमकी दे रहा था। एलेक्स ने एमिली से कहा कि वो अपने पिता से हमला बंद करने को कहे, लेकिन एमिली ने कहा कि पूरी जेल को ही उड़ा देना चाहिए, सिर्फ दरिंदे बचे हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट ने हमला करने से मना कर दिया, जिसके बाद लैंग्रल ने कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का इस्तेमाल करके उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने निजी मामले को देश से ऊपर रख रहा था। इसके बाद लैंग्रल ने हमले की इजाजत दे दी। एलेक्स और हाइडल ने जब सामने से आ रही शिप्स देखी तो दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। हाइडल ने अपने ही भाई को चाकू मार दिया और एमिली के पीछे भाग रहा था, लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर स्नो वहां पहुंच गया और उसने हाइडल को बेहोश कर दिया। यहाँ MS-1 सिक्योरिटी शिप्स की गोलीबारी का सामना कर रही थी और कैदी उनका पीछा कर रहे थे। तब स्नो एमिली को एक कमरे में ले गया, जिसके बारे में उसे शॉ ने बताया था। अब दोनों ने दरवाजा लॉक किया, स्पेशल स्पेस सूट्स पहने और जहाज में धमाका होने से बिल्कुल पहले उससे कूद गए। धमाके की फोर्स ने उन्हें इतनी जोर से धकेल दिया था कि वो सीधा धरती पर लैंड कर गए, जहां पुलिस ने उन्हें ढूंढ लिया और आखिरकार एमिली को रेस्क्यू कर लिया गया। फिर स्नो को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिनों बाद एमिली हॉस्पिटल बेड पर थी जब उसके टैबलेट पर लिखे एक कोट ने उसे सब कुछ समझा दिया। अब वो मेस के आखिरी शब्दों को समझ चुकी थी, यानी अब उसे सच में ब्रीफकेस की लोकेशन पता थी। अब एमिली तुरंत हॉस्पिटल से निकलकर सीधा स्टेशन पहुंची और मेस के शब्दों में छुपा हुआ नंबर डिकोड किया। उसी नंबर की मदद से उसने सही लॉकर खोलकर आखिरकार ब्रीफकेस हासिल कर लिया। इसके बाद वो मोटेल रूम भी गई और वहीं हमें पता चला कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। स्नो ने बिल्कुल उस वक्त गोली चलाई थी जब एक छुपे हुए हमलावर ने कर्नल पर गोली चला दी थी, और लैंग्रल, जो कि साथ की बिल्डिंग की छत से सब कुछ देख रहा था, उसे लगा कि गोली स्नो ने ही मारी है। फिर एमिली ने ब्रीफकेस अपने पिता को दिया और कहा कि कुछ तो आपको करना होगा।
इसके बाद हम डिटेंशन सेंटर को देखते हैं जहां शॉ स्नो से मिलने आया था। तब एक पुलिस वाला ब्रीफ केस शॉ के पास लेकर आया ताकि उसे स्नो को दिखाया जा सके। स्नो ने समझाया कि कर्नल सीक्रेट्स बेच नहीं रहा था बल्कि उन्हें वापस कर रहा था वो तो। लेकिन जब शॉ ने ब्रीफ केस खोला तो वो एकदम खाली निकला। स्नो ने तुरंत कहा कि ये तो बड़ी अजीब बात है, तुम्हें पहले से पासवर्ड कैसे पता? तब ये खुलासा होता है कि शॉ एक खबरी था और लैंगरल वहां उसे गिरफ्तार करने पहुंच चुका था। अब उसकी बेगुनाही साबित हो चुकी थी तो स्नो आखिरकार डिटेंशन सेंटर से बाहर निकला। वो सिगरेट जलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि लाइटर के अंदर एक सीक्रेट SD कार्ड छुपा हुआ है और यही वो असली चीज थी जिसे कर्नल ने कहा था कि दुश्मन के हाथ ना लगे। अचानक एमिली वहां आई और उसने बताया कि मुझे तुम्हारा असली नाम पता चल गया है, मैरियन, है ना? अपना बदला लेने के लिए एमिली ने उसे एक मुक्का मारा और फिर दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए वहां से निकल गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।